सभी को मेरी आवाज़ आ रही है अभी? तो प्लीज़ चैट में लिख के बताएं कि हाँ सर आपकी आवाज़ बराबर मिल रही है। ओके, फिर शुरू करेंगे हम लोग। ओके, अभी क्या बात है, क्लास तो मैंने शुरू कर दी बट मेरे को भी ऐप में क्लास डिस्प्ले नहीं हो रही है। आपको आवाज़ आ रही है बेटा? चैट में लिखना। अच्छा, सिस्टम लाइव ना, ठीक है। तो अभी आवाज़ मतलब सभी को मिल रही है ना, जुड़ रहे हो आप लोग? ओके, वेरी गुड। ओके, सो शुरू करें क्लास को। सो देखिए, हम प्रोबेबिलिटी की ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। इसमें थोड़ा सा जो कहते ना कुछ नए सवाल अगर हैं वो करेंगे, जो पिछले सालों में प्रश्न आए वो करेंगे, सो दैट आपको फेयर आइडिया लग जाए कि जो भी प्रोबेबिलिटी इस साल आ सकती है वो सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी की ये क्लास। सब लोग जुड़ गए हैं? आवाज भी आ रही है? हेलो, गूंज रही है आवाज? अच्छा, यहाँ 2 बार आवाज आ रही है। एक बार आप ऑडियो वगैरह कंफर्म कर दो, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, मुझे लग रहा है कुछ तो इको आ रही है। अभी ठीक है? इज इट फाइन नाउ? इको वगैरह नहीं है ना अभी? अभी ठीक है? अभी भी इको आ रही है? अभी भी इको है क्या? एक मिनट रुकिएगा, फिर मैं, अब ठीक है? ऑलराइट, फाइन। सो देन वी विल स्टार्ट द क्लास। फिर क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए, हम लोगों ने उस दिन 75 सवाल किए थे। आज मैं सवाल, सबसे पहले जो सवाल करूंगा वो थोड़ा पीछे से शुरू करूंगा, ठीक है। मतलब जो सीजीएल में लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, जरा उनको पहले देखते हैं कि वो प्रश्न किस प्रकार के थे, किस तरह के सवाल पूछे गए पिछले साल सीजीएल एग्जाम्स में, जो एक्चुअल में एग्जाम्स में सवाल आए। तो उनमें से कुछ जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए। तो जैसे एक सवाल ये सीजीएल मेंस 2022 में जो सवाल आया उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये सवाल क्या कह रहा है आपसे, पढ़ेंगे और जो लॉजिक हमने सीखा है वो उसी से सवाल होंगे। ये कह रहा है आपसे कि अगर एक जार मेरे पास है, उसमें 6 व्हाइट बॉल्स हों, 8 ब्लैक बॉल्स हों, 4 रेड बॉल्स हों, 3 ब्लू बॉल्स हों, मार्बल्स बोला उन्होंने, और हमें एक सिंगल मार्बल ड्रॉ करना है, चूज करना है रैंडमली उस जार से, तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये ब्लैक हो या फिर ब्लू हो। तो ब्लैक देखो 8 बॉल हैं, ब्लू हमारे 3 बॉल्स हैं, तो हमारे टोटल 11 बॉल्स में से हमारे फेवरेबल आउटकम 11 हुए। और जो फेवरेबल आउटकम हमारे 11 हुए उसमें देखिए 6, 8, 14, 4, 18 और 3, 21, 21 आपका नीचे आएगा। ठीक है, 11/21 ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, जो ब्लैक या फिर ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? यस, ब्लैक या ब्लू अगर बात करेंगे तो वो 11/21 होने वाली है। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर इस क्वेश्चन का। ये सीजीएल मेंस 2022 में सवाल आया, सबसे लप्पू सवाल था। फिर अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग था बट ये भी आसान सवाल है। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप बहुत सरलता से करेंगे। ये सवाल आया कि ए जो है वो ट्रुथ बोलता है, सच बोलता है 5 बार 7 बार में से, बी हमारा ट्रुथ बोलता है 8 बार 9 बार में से। हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। तो हम देखेंगे कि भाई ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग द ट्रूथ क्या है, 5/7 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट स्टेटिंग द ट्रूथ या फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। भाई 5/7 अगर ए हमारा ट्रू बोल रहा है तो 2/7 क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। ऐसे बी के लिए क्या है, ट्रूथ बोलने की पॉसिबिलिटी क्या है, हमने कहा 8/9 है। अच्छा, बी के लिए प्रोबेबिलिटी फॉल्स बोलने का क्या है,
आप कहोगे ये आपका 1/9 होगा बाकी। अब मजेदार बात देखिए क्या है यहाँ पर मजेदार बात ये है कि अगर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो हम कहेंगे कि हमारा ए जो है वो ट्रू बोले और उस समय बी हमारा फॉल्स बोल दे। ए जब ट्रू बोले तो बी फॉल्स बोल दे, और जब ए हमारा फॉल्स बोल रहा हो तो बी हमारा क्या बोले, ट्रू बोले। इस केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंट्राडिक्ट करेंगे। मतलब जो ये बोल रहा होगा वो ये नहीं बोलेगा। तो ए के ट्रूथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग ट्रूथ इनटू एंड है ये ट्रू बोले एंड ये फॉल्स बोले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग फॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग फॉल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग ट्रूथ, ये निकालना है। तो हम कहेंगे 5/7 इंटू बी फॉल्स बोलेगा 1/9, ए का फॉल्स बोलना 2/7 है, बी का ट्रू बोलना 8/9 बार है। तो ये वैल्यू बनेगी 5/63 प्लस 16/63, ये वैल्यू हो गई 21/63। ये आंसर आ गया मेरा 1/3, ये मेरा आंसर है 1 आंसर। ठीक है, क्लियर, इसमें आंसर। ऑलराइट, अब मैं आपसे एक सवाल आपको दूंगा और आपको सॉल्व करना है। राइट, सेम क्वेश्चन है, अगर मैं यहां से सेम फैक्ट हटा दूं, सॉरी कंट्राडिक्ट के बजाय, ओके ये ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, उसमें आपको और क्लैरिटी मिली जाएगी। मैं बेसिकली ये समझ में आया, कितने लोगों को बोलो यस, अगर क्लियर हो गया तो, क्लियर हो गया तो बताइए यस। ओके, एक मिनट, जस्ट मिनट प्लीज। अगला सवाल ट्राई करिए आप लोग, ये वाला। ये सवाल करिए, ये सवाल करिए, अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ऑडियो आ रहा है बराबर? हाँ जी, ये सवाल का आंसर दीजिए प्लीज सभी। ऑलराइट, इसका उत्तर बताइए। ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ए बी सी, वो 3/7, 5/9, 1/5 है। तो वो सॉल्व करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब कम से कम कोई ना कोई एक तो सॉल्व कर ले इसको, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो जरा एक बात बताओ इस सवाल में कि हाउ कैन वी डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये वाला सवाल कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए यहां पर सिंपली करना क्या है, आपको, आप कहोगे कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सॉल्व हो जाए, तो आप कहोगे 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी कि तीनों सॉल्व ना कर पाए, ना ए सॉल्व कर पाए, ना बी सॉल्व कर पाए, ना सी सॉल्व कर पाए। तो यहां लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व्ड बाय ए बी सी।
कोई सॉल्व ना कर पाए इसको। अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी निकाल के मैं घटा दूंगा एक में से, तो मुझे वो प्रोबेबिलिटी मिलेगी जिसमें कम से कम एक तो सॉल्व कर रहा है। वर्स्ट केस घटा दो, वर्स्ट केस के बाद जो केस होगा उसमें कोई ना कोई एक तो इसको सॉल्व करेगा ही। तो ये वैल्यू होगी आपकी 1 माइनस ये 3/7 है आपका, 3/7 ए सॉल्व करने का 3/7 है, ना सॉल्व करने का क्या होगा 4/7 होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं। अगर आप बोलते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, ए सॉल्व कर लेगा, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्व ना कर पाए एंड सी भी सॉल्व ना कर पाए, ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, 3/7 अगर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, तो 4/7 इसको सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी है। 5/9 अगर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, तो 4/9 इसको ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। 1/4 अगर 1/5 अगर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, तो 4/5 प्रोबेबिलिटी है कि सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये अगर हम निकाल लें तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो ये आएगा 64/63 315। तो यहां तो हमारी वैल्यू 315 आ गई, और यहां 315 माइनस 64 आ गई। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 31 में से 6 गए 25, 251/315। ये आपका आंसर है। ये सवाल आया था सीजीएल मींस 2022 का प्रश्न है, कि हमें प्रोबेबिलिटी दी है कि ये सॉल्व कर लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, तो सॉल्व ना कर पाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 251/315 है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? यस, मेक सेंस? सभी को समझ में आ रही है बात? 64/315 प्रोबेबिलिटी है कि तीनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैं वो एक में से घटा देता हूं, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि कम से कम एक तो सॉल्व करेगा ही। तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब ये सवाल 106 नंबर का जो सवाल है कि एक आदमी है, वो एक टारगेट को 5 बार हिट करेगा 8 में से। अगर वो 10 शॉट करे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 बार टारगेट को हिट करेगा। ये जो सवाल है बेसिकली, इसका एक कॉन्सेप्ट है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको पहले समझाता हूं कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का क्या होता है। अगर वो समझ जाएंगे तो सवाल तुरंत हो जाएगा। तो पहले ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो, जरूरी है आपके लिए। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, आया ही है लास्ट ईयर। तो मैं आपको ये समझाता हूं कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको समझना क्या है कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि एक मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है, तो लेट्स से मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन लिखा मैंने कि मैंने कोई काम n बार किया। ठीक, n बार मैंने कोई काम किया, और उसमें किसी पर्टिकुलर इवेंट के सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मान लेते हैं p है, सक्सेस होने के। तो उस इवेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नेचुरली क्या होगी? 1 माइनस p होगी। भाई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस p है। मैं इसको q बोल सकता हूं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि p प्लस q1 होगा, या तो सक्सेस होगा या फेल होगा। q हमारा 1 माइनस p के बराबर होगा। अब मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे r बार सक्सेस मिले। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं n बार ये ट्रायल करूं, n बार जब ये ट्रायल करूं, तो मुझे सक्सेस मिले r टाइम्स। मैं r टाइम्स सक्सीड करना चाहता हूं, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व होती है, इसका मैं पहले आपको लॉजिकली समझाऊंगा, ठीक है, और समझना। अब देखो, अगर आपने n बार किसी एक्सपेरिमेंट को किया है और तुम चाहते हो कि r बार वो सक्सीड हो, तो अब r बार सक्सीड होने का क्या मतलब है कि जैसे 1 2 3 डॉट 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 n बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैं चाहता हूं कि मैं r बार सक्सीड हूं, तो वो r बार कौन से हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 से लेके r तक, या 2 3 से लेके r+1 तक। इनमें से कोई भी r चुन लो और उसको सक्सीड करा दो। तो मैंने आपको परमुटेशन में ये पढ़ाया कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हों, उसमें से r चुनने के कितने तरीके हैं, एनसीआर। तो मैंने क्या कहा कि जितने भी n ट्रायल्स हैं, उन n ट्रायल्स में से अगर मैं उन r ट्रायल्स को चुनूं जिन्हें मैं सक्सीड कराना चाहता हूं, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? एनसीआर। एनसीआर का मतलब है मेरे जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन r ट्रायल्स के पॉसिबल हैं जिसको मैं सक्सीड कराना चाहता हूं, दैट इज एनसीआर। ये क्लियर है? पढ़ाया था मैंने इसका मतलब। प्रोबेबिलिटी की जो पहली 2 क्लासेस हैं
फर्स्ट क्लास में परम्यूटेशन के बेसिक्स में, कॉम्बिनेशन के बेसिक्स में समझाया बात। अब मैं कहूंगा ये चलो मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद जो आर ट्रायल सक्सीड हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, पी की पावर आर। कैसे, आर ट्रायल जो मैंने यहां सेलेक्ट किए उनको मुझे सक्सीड कराना है, हर किसी के सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी है, तो पी इंटू पी कितनी बार होगा, आर बार होगा, ये लिख दिया। जब आर ट्रायल सक्सीड होंगे बेटा तो एन माइनस आर ट्रायल क्या होंगे, फेल भी होंगे उस टाइम पे। तो हम ये भी चाहते हैं कि आर हमारे सक्सीड करें, और अगर हमें आर को ही सक्सीड कराना है तो मुझे एन माइनस आर को फेल कराना है। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्यू है। हम चाहते हैं कि हमारे बाकी एन माइनस आर फेल हो, क्योंकि ये अगर फेल नहीं होंगे तो इनमें से भी कुछ सक्सीड हो गए तो हमारी तो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। हमें आर बार ही सक्सीड कराना है, तो मैंने पहले एनसीआर लिखा, जिसका मतलब है कि आर को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, ताकि हर डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहां आ जाए, फिर उसके सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी और बाकी एन माइनस आर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैं इसको चाहो तो अलग से लिख देता हूं, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ये ध्यान रखना है आपको, P प्लस क्यू हमारा 1 है, P हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नेचुरली हमारा Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर आप समझ जाओगे तो इसको रटना नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। R क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस इज डिजायर्ड, सक्सेस इज डिजायर्ड। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम N में से चाहते हैं हमारे R ट्रायल सक्सीड हो, ये हमारा फॉर्मूला है। ध्यान रहेगा आपको, यस। सभी को समझ में आया तो बोलो यस। तो मैं चलता हूं सवाल पे सवाल दिखाता हूं, आई विल शो यू द क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था। अब आते हैं सवाल पे, सवाल तुरंत हो जाएगा आपका। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। सवाल ये है, सवाल तो कह रहा है एक आदमी एक टारगेट को 5 आउट ऑफ 8 हिट कर सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कितनी है, 5/8 है। नेचुरली क्यू जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो क्या होगी, 1 माइनस 5/8 हो जाएगी, यानी फेल होने की प्रोबेबिलिटी की एक टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा वो 3/8 हो गई। 10 शॉट फायर कर रहा है तो एन की वैल्यू 10 हो गई। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टारगेट को 2 बार हिट करेगा, तो हमारी आर की वैल्यू क्या है, 2 बार। हम चाहते हैं 2 बार टारगेट को हिट करे, सक्सेस 2 बार हो। तो जो फॉर्मूला है वही है एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, जो कि हम बोलेंगे हमारा है 10C2 इंटू पी 5/8 की पावर 2 इंटू 3/8 की पावर 8। ये वैल्यू बनी, यस। अब 10C2 की वैल्यू मैं आपको लिखना सिखा चुका हूं पहले ही, यहां निकाल लो। 10C2 की वैल्यू क्या होती है, 10 इंटू 9/2 इंटू 90/2 हो गई 45। तो मैंने इसको लिखा 45 इंटू 5 का स्क्वायर है इंटू 3 की पावर 8 है, नीचे बनेगा 8 की पावर 2 यहां से, 8 की पावर 8 यहां से, यानी 8 की पावर 10 यहां से बनेगा। तो ये वैल्यू होगी 25 इंटू 45। 25 इंटू 45 निकालोगे कितना आएगा, 1125। 25 इंटू 40 1000 होता है, 25 पंचे 125, 1125 हो गया इंटू 3 की पावर 8/8 की पावर 10। ये आंसर कहाँ लिखा है, यहाँ आंसर लिखा है डी, 1125 इंटू 3 की पावर 8/8 की पावर 10। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके एक सवाल जब भी आएगा यही फॉर्मूला लगना है, ऐसे ही होना है। इवेंट बदल जाएंगी, कहेगा कोई नाव है उसके डूबने की प्रोबेबिलिटी ये है, बाहर निकलने की है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है इल्यूमिनाती, जब आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा पहली बार में। अब आपने टाइम कहाँ से जोड़ा है, थियरी का टाइम भी जोड़ लिया इसमें। सवाल इतना आसान है कि इसमें क्या टाइम लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है। इस फॉर्मूले में तुमने वैल्यू रख दी, सवाल में क्या है 10। एग्जाम में कितना लिखोगे मैं बताता हूँ, तुम सिर्फ इतना लिखोगे, जाओगे ऐसे लिखोगे 10C2 5/8 का स्क्वायर 3/8 की पावर 8, ये 2 है तो ये 8 होगा, बस। तो इसको सॉल्व कर लिया, कितना 1 मिनट के अंदर में सवाल हो जाएगा। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
थियरी समझने में टाइम लगा, अब थियरी का टाइम इसे मत जोड़ो यार, थियरी पढ़ने में तो टाइम जाता ही है ना, अदरवाइज इस सवाल में कोई दम नहीं। अब आते हैं एक सवाल जो CHSL में आया था, वो भी देखो। CHSL मेंस में सवाल पूछा गया है, ग्रेड 11 जो स्कूल का है उसमें 40 स्टूडेंट ने फिजिक्स के लिए ऑप्ट किया है, 17 बायोलॉजी, 20 केमिस्ट्री। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेड 11 में 60 हैं, all of these students opted for at least one of 3 subjects mentioned here, and exactly 5 of these students opted for all 3 subjects. What is the probability that a randomly selected student of grade 11 of this school would have opted for exactly one of these subjects? अब ये सवाल क्या है? बेसिकली दिस क्वेश्चन इज सिंपली वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या रहा है आपको वेन डायग्राम में, मैं बताता हूँ। ये कह रहा है आपसे कि भाई देखो, एक वेन डायग्राम बनाओ पहले। ये वेन डायग्राम बनाया मैंने। 40 स्टूडेंट फिजिक्स वाले हैं तो फिजिक्स वाला 40 हो गया। बायोलॉजी वाले कितने स्टूडेंट हैं? 17, यहाँ 17 हो गया। केमिस्ट्री वाले 40 स्टूडेंट 20 है, यहाँ 20 हो गया। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड 11 में 60 हैं तो ये टोटल स्टूडेंट 60 के बराबर है। टोटल यहाँ पर इसका 60 आने वाला है। ऑल दी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हियर, एंड एग्जैक्टली 5 ऑफ दी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट। तो 5 ने तीनों ऑप्ट किए हैं। What is the probability that randomly selected student of grade 11 of this school would have opted for exactly one of these subjects? कितने लोगों के सवाल समझ में आया जो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके लिखा है? ओके हाँ जी, कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सवाल बढ़िया है। सवाल में बोला कि भाई टोटल हमारा 60 के बराबर है। 60 टोटल होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कहानी दी हुई है जो आप देख ही रहे होगे। अब हमें समझना क्या है बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी निकलेगी कैसे। टोटल 60 हमें पता है, हमें निकालना है एग्जैक्टली 1 वाले, यानी ये और ये, इसका टोटल मुझे चाहिए एग्जैक्टली 1। तो एग्जैक्टली 1 का मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एरिया है, हमें ये निकालना है कि इस ग्रीन एरिया में टोटल कितने लोग हैं। बिकॉज इफ वी कैन फिगर दिस आउट वी कैन गेट द आंसर। क्योंकि इनमें से कोई एक चुनोगे तो वो सिंगल वाला। अब ये फाइट कैसे लड़ोगे? तो इतनी मुश्किल फाइट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी चीजों को समझते हैं तो हो जाएगा। कैसे? देखिए, सेट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास 3 चीजें हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू होती है एन ए प्लस एन बी। मैं फॉर्मूला से भी समझाऊंगा, फिर मैं बिना फॉर्मूले से भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये फॉर्मूला सबको याद होता है, एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, ओके, प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि ये मुझे 60 के बराबर दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 60। जो कुछ दिया लिखो, 40, 17, 20 और ये वैल्यू मुझे पता है 5। तो ये जो वैल्यू है निकाली जा सकती है, विच इज एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। ये वैल्यू कितनी आएगी? 57, 77, 82, 60, 22, 22 है। कितने लोग सामने आ रहा है कि वैल्यू 22 के बराबर है? हाँ जी। तो ये क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन सी को अगर हम जोड़ दें तो ये वैल्यू हमारी 22 के बराबर आएगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस पार्ट जो मैंने यहां पर लिखा है? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके क्लियर?
होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये फॉर्मूला कितने लोगों को पता था? हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस फॉर्मूला? तो 40 लिखा मैंने, 17 लिखा, 20 लिखा, 57 20 77, 5 82, 82 माइनस 60 22। इंटरसेक्शन लास्ट वाला प्लस में होता है, यस, फॉर्मूला यही है। Na NB NC माइनस Na इंटरसेक्शन बी 3 बार जुड़ता है, 3 बार घटता है, इसलिए एक बार बाद में जोड़ना पड़ता है। ओके, जो भी लोग अर्जुना बैच में, उनको मैंने ये डिटेल में पढ़ाया है अभी कि क्यों जुड़ता है, बट एनीवे आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो एटलीस्ट, अभी यहाँ का पर्पज यही है। 57 20 77, 5 82 माइनस 60 22। अच्छा, वो यूनियन लिख दिया, मतलब नहीं है कोई, उसका मतलब नहीं है, वो इंटरसेक्शन कर दो। हाँ ठीक है, ये इंटरसेक्शन का साइन होना चाहिए, मैंने वैल्यू उसी की लिखी है, वैसे गलती से यहाँ यूनियन हो गया। ठीक है, बाकी ठीक है ना, सब समझ में आ रहा है आपको? अब ये 22 आने का मतलब जरा समझते हैं, ये क्या है, मुझे क्या चाहिए। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये पूरा। देखो, अगर मैं इसको एक्स लिखूं और इसको मैं वाई बोल दूं, ध्यान से देखिएगा, ये एक्स है, ये वाई है, इस वैल्यू को, या 5 रहने दो, मैंने इसको एक्स बोला, पूरे को एक्स बोल दो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका, ये अगर पूरा एक्स है तो ये एक्स माइनस 5 होगा, ये पूरा मान लेते हैं वाई है तो ये वाई माइनस 5 होगा इतना, ये पूरा जेड है तो ये जेड माइनस 5 होगा, राइट। तो अभी आप क्या बोल रहे हो यहां पर, आप बोल ये रहे हो कि इन तीनों का टोटल 22 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 22, ऐसा बोल रहा हूं। क्लियर? बिकॉज दिस इज x माइनस 5, x माइनस वाई माइनस 5, जेड माइनस 5 प्लस 5, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 10 इज इक्वल टू 22। इसकी वैल्यू क्या आई अभी यहां पर, x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आई वो तो कितनी आएगी, 32 आएगी। बट मुझे चाहिए क्या, मतलब व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, मुझे किस चीज का मान चाहिए यहां पर, क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझना है, व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। उत्तर उसी से आएगा, जो पॉइंट मुझे बनाना है। मुझे ग्रीन रीजन की वैल्यू चाहिए। क्या आपको ग्रीन रीजन की वैल्यू दिख रही है बेस्ड ऑन द गिवन एग्जांपल? क्या आपको ग्रीन रीजन की वैल्यू दिख रही है, और क्या उससे कोई भी आंसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है? देखो, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर ये पूरा x है, ये पूरा y है और ये पूरा z है, तो आपको ये कहना चाहिए कि ये जो वैल्यू दी है वो इसकी वैल्यू दी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 22 है, ये पूरा x है, एन ए इंटरसेक्शन बी, तभी मैंने इसको x माइनस 5 लिखा, तो इसकी वैल्यू 22 है। लेकिन मुझे जो चाहिए, ध्यान से देखिएगा, वो चाहिए मुझे क्या, x माइनस 5, वाई माइनस 5, जेड माइनस 5 प्लस 5। तो मुझे चाहिए सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 10। ये अगर मैं निकालूं तो ये वैल्यू मेरी आ रही है यहां पर 12 के बराबर। तो ये इतना रीजन 12 के बराबर है, और पूरा क्या है, 60 है। 60 में अगर मैं 12 घटाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 48, 48। इसलिए ये वैल्यू आपकी आ गई 0.8 इज द प्रोबेबिलिटी। आंसर रेडी। कितने लोगों को बात समझ में आई? एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन जो आपकी वैल्यू दी है, अगर आप उस बात को इत्मीनान और ध्यान से समझना चाहें, ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि इसको अगर मैं एक्स वाई जेड मानूं तो इसका टोटल मुझे 22 दिया है, लेकिन जब ये x मान रहा हूं तो ये x माइनस 5 है, ये 5 है, z मुझे चाहिए इनका टोटल, तो इनका टोटल बनेगा x y z माइनस 10, इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये रीजन पूरा कंबाइंड 12 आ गया, टोटल 60 है, तो ये तीनों 48 हो गए। तो जो एग्जैक्टली 1 है ये 48 है, 48 बाई 60 मुझे 0.8 की प्रोबेबिलिटी देगा, ये मेरा आंसर है। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। जिनको सेट्स की क्लैरिटी नहीं है वो ये सवाल नहीं लगा सकते। अब सेट्स में लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम नहीं सीखते हैं, वेन सीखते ही नहीं है,
आप मेरी कोई भी बैच उठा के देख लो, वेन डायग्राम की क्लास में उनको वेन समझाता हूँ, ये फॉर्मूला नहीं लिखवाता हूँ। फॉर्मूला तो उसका डेरिवेशन है, वो भी बता देता हूँ कि ये समझ में आ गया तो फॉर्मूला तुम लिख ही दोगे। बट एग्जाम में ये सब बहुत डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं कि किसको वेन की अंडरस्टैंडिंग है, किसको वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है ही नहीं है, ये वेन डायग्राम का सवाल है। प्रोबेबिलिटी में तो सिर्फ एक काम आप कर रहे हो, ये रीजन बस निकाल ले रहे हो और 60 से डिवाइड कर दे रहे हो क्योंकि टोटल वैल्यू 60 है। तो ये सवाल तो वेन डायग्राम का है और वैल्यू आ गई 0.8। आप इस सवाल को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको वेन की अंडरस्टैंडिंग है। कैसे? 40 और 17 क्या हुआ? 57, 57 और 20 कितना हो गया? 77। अब आपसे मैं बस एक बात जानना चाहता हूं कि 77 आया तो आपने कहा कि भैया 17 जो है ना एक्स्ट्रा आया। क्यों आया? क्योंकि ओवरलैपिंग एरियाज में 17 कई बार काउंट हो गया, तो मैंने 17 लिख दिया। अब मैं समझता हूं कि कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस रीजन में जो वैल्यू है 17 का लेना देना इस रीजन से है। बट समझते हैं इस रीजन में क्या क्या हुआ है। इस रीजन में देखो, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, जब मैं ये गोला लिखता हूं, ये गोला लिखता हूं और ये गोला लिखता हूं, इन तीनों गोलों में ये रीजन क्या है? दो दो बार काउंट हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा आया इसमें ये दोनों रीजन दो दो बार काउंट हुए थे। तो एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा काउंटिंग है एक एक बार, ये इसमें ऑलरेडी काउंट हो गई। तो मैं अगर इस रीजन को बोलूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप कहोगे ये 1 2 3 का सम है। लेकिन एक बात और सुननी है हमें, ये वाला रीजन 3 बार काउंट हुआ है, 3 बार काउंट हुआ है। तो यहां पर ये वाला रीजन 2 बार एक्स्ट्रा है, 2 into 5। क्योंकि देखो एक बार इस गोले के साथ आया, एक बार इस गोले के साथ आया, एक बार इस गोले के साथ आया, 2 into 5 एक्स्ट्रा इसका है। अगर मैं इन सारे रीजंस का सम चाहता हूं, ये 1 2 3 और ये रीजन, तो मुझे ये 5 यहां एक बार ही चाहिए। तो ये वैल्यू सीधे 12 हो गई, 1 + 2 + 3 + 4। ये रीजन इनका टोटल 12 हो गया। अब ये 12 हो गया तो 60 में से इन तीनों का टोटल 48 हो गया। 48/60 मेरा 0.8 आंसर आएगा। कितने लोग समझ में आई बात? अच्छा सवाल है। तो वेन डायग्राम्स, प्रोबेबिलिटी का सवाल किसी भी टॉपिक से लिंक किया जा सकता है। तो अगर आपको वेन की क्लैरिटी नहीं है तो सवाल आपसे नहीं होना है। ठीक है? तो वेन डायग्राम को तमीज से, आशा करता हूं कि मैंने समझाने की कोशिश करी हो, तो मैं समझ में भी आया होगा यहाँ पर वेन डायग्राम। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के सवाल। अब मैं कुछ सवाल दूंगा, ये पिछले साल के कुछ आए हुए सवाल हैं। लेट मी नाउ 75 ऑनवर्ड्स में शुरू करता हूँ और आपका टेस्ट ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है? हाँ जी, चलो 76वां सवाल करो, पोल देता हूँ, सवाल पढ़ के पोल दूंगा, आप सॉल्व करोगे फिर मैं सॉल्व करूंगा। 40 स्टूडेंट हैं क्लास एक्स में, जिसमें से 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। जो क्लास टीचर है उसको सिलेक्ट करना है एक स्टूडेंट को क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। ही राइट्स नेम ऑफ ईच स्टूडेंट इन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड आइडेंटिकल है। देन शी पुट्स कार्ड इन द बैग and states them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is name of a girl? चलो सवाल सॉल्व करो, आंसर बताना है सभी को। 40 स्टूडेंट में देखो कह रहा है कि 25 लड़के हैं और 15 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं। बाकी कहानी क्या है? सेम। कह रहा है कि इनके नाम पर्ची में रखेंगे, पर्ची एक डब्बे में डाल देंगे, हिला देंगे, फिर रैंडमली एक पर्ची निकालेंगे, वो लड़की है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आपको भी लड़की की प्रोबेबिलिटी है 25 बटे टोटल 40 में से 25 लड़कियों के नाम होंगे। 25 5 8 40, 5/8 प्रोबेबिलिटी है कि वो गर्ल है। ठीक है? राइट? सेम सवाल है और पोल में नया दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछा गया वो डिफरेंट है, बट उसने कार्ड ड्रॉ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़के का नाम लिखा होगा? 3/8 की प्रोबेबिलिटी है कि उसमें लड़के का नाम लिखा होगा। डी। ये ट्रू फॉल्स में कैसे पोल कर रहे हो तुम लोग? बोल दो कि ABCD कर दो सर। ठीक है? क्योंकि भैया 15 लड़के हैं, 40 टोटल है, तो 5 या 15, 5 8 40, 3/8 आपका आंसर होगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्टून है, इसमें 100 शर्ट हैं, इसमें 88 अच्छे शर्ट हैं, 8 में थोड़ी सी डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट है, 4 के पास मेजर डिफेक्ट है। जिमी एक ट्रेडर है जो केवल शर्ट एक्सेप्ट करता है जो अच्छी हो। सुजाता वो ट्रेडर है जो केवल
रिजेक्ट करेगी उन शर्ट में जिसमें मेजर डिफेक्ट हो। तो मेजर डिफेक्ट वाली नहीं लेगी और ये केवल गुड वाला लेगा, तो ये माइनर डिफेक्ट भी नहीं लेने वाला है जो आपका जिमी है। एक शर्ट हमने ड्रॉ किया रैंडम उस कार्टन से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सेप्टेबल होगा जिमी को? मतलब सारे गुड होने चाहिए तभी जिमी लेगा, उसको माइनर मेजर डिफेक्ट वाले लोग नहीं चाहिए। तो जिमी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 88 गुड है, 88 है 100 में से गुड, तो इन्हीं में से जब वो शर्ट निकलेगी तब जिमी लेगा। आंसर हो गया डी 0.88, डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, सेम सवाल है, पोल देता हूं, करो। One shirt is drawn at random. What is the probability that it is acceptable to सुजाता? सुजाता क्या करेगी? सुजाता माइनर डिफेक्ट वाला ले लेती है, तो 0.96 बनेगा, है ना? क्यों? क्योंकि 88 और 8 96 एक्सेप्टेबल होंगे सुजाता को, माइनर डिफेक्ट वाला सुजाता ले लेती है शर्ट, तो 0.96 विल बी द आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर एक्स हमने चूज किया है रैंडमली -2 -1 0 1 2 में से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि x 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर है हमारा, 2 से कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये नंबर 2 से कम है। जरा सॉल्व करो, 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, फिर हम इस सवाल को करेंगे। हाँ जी, ओके, देखते हैं। तो देखो, एक्स स्क्वायर अगर मुझे 2 से छोटा चाहिए तो कब कब मिलेगा? जब हम x को -1 ले लें तो 1 बनेगा, एक्स स्क्वायर छोटा है, 0 ले लें, 1 ले लें। -2 और 2 नहीं चलेंगे क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर 4 4 हो जाएगा, 2 से छोटा रह नहीं जाएगा। तो 3 अगर चूज कर लें, हमारे फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, टोटल आउटकम 5 हो गए, तो 3/5 यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कह रहा है एक नंबर एक्स को हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, 1 2 3 हमारे नंबर्स हैं, और फिर हमने एक दूसरा नंबर लिया है y, उसको रैंडमली हमने सेलेक्ट किया है फ्रॉम द नंबर्स 1 4 9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ऑफ टू नंबर्स विल बी लेस देन 9? गुणनफल 9 से छोटा होगा, इसकी संभावना क्या है, ये आपको निकालना है। एक नंबर एक्स हमने सेलेक्ट किया है 1 2 3 से, और एक सेकंड नंबर y हमने सेलेक्ट किया है 1 4 9 से। क्या प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि प्रोडक्ट जो हमारा एक्स वाई है, गुणनफल दोनों नंबर्स का, वो 9 से छोटा होगा, इसकी संभावना हमें बतानी है कितनी है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 9 से छोटा हमें चाहिए, तो क्या संभावना है? 50% लोग बोल रहे हैं सी है, देखते हैं क्या सही है। तो देखो, प्रोडक्ट 9 से छोटा कब मिलेगा? जैसे पहले में हमने 1 लिया, 1 के साथ हम दूसरे में क्या क्या ले सकते हैं? 1 और 4, 9 नहीं ले सकते। पहले में अगर हमने 2 लिया तो हम क्या क्या ले सकते हैं? 1 और 4। पहले में अगर हमने 3 लिया तो हम यहां क्या ले सकते हैं? 1 बस। क्या इसके अलावा और भी कोई संभावना है? तो यहां तो 5 संभावनाएं आ गई आपकी, है ना? 9 में से 5 संभावनाएं ऐसी हैं जहां पर प्रोडक्ट 9 से छोटा रहेगा। क्या बात सही है? यस, 1 1 1 4 2 1 2 4 3 1। आंसर इज 5/9, क्योंकि दो नंबर्स के प्रोडक्ट में यहां 3 है, यहां 3 है, तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो 9 बनेगा, 9 प्रोडक्ट्स बनेंगे, और जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो कितना है? 5 का है, तो 5 और 9 बन गया। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बोल दूंगा। एक डिस्क हमने थ्रो किया, शोन बिलो, डिस्क दिख नहीं रही है आपको, कोई बात नहीं। एक प्लेयर स्पिन करता है एरो को ट्वाइस, मैं बताऊंगा डिस्क क्या है, परेशान ना हो। Fraction a/b is found where a is the number of the sector where the arrow stops after the first spin and b is the number of sector where the arrow stops after the second spin. On every spin, each of the numbered sector has an equal probability of getting the sector on which the arrow stops. What is the probability of the fraction a/b being greater than 1? ठीक है, तो इसमें जो इमेज मिस हो गई वो बना देता हूं मैं, परेशान ना हो। तो इमेज कुछ ऐसी है, बेसिकली समझ लो कि एक तीर है और
ओके, ऐसा है। और मान लेते हैं ये हमारी कोई एंकर है ऐसी, तो ये नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको हम स्पिन करेंगे, स्पिन करने पे कोई एक नंबर आएगा, जहां पर एक तीर मुझे दिख रही होगी वो हमारा ए है, और बी हमारा दूसरा नंबर है, नंबर ऑफ द सेक्टर। दोबारा घुमाओगे तो बी निकलेगा, पहली बार वाला ए, दूसरी बार बी। तो ए और बी दोनों 1 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, लाइक डाइस, 2 डाइस फेंक रहे हो आप, वहां भी होता है 1 से 6 हो सकता है। ये डेटा मिसिंग था, मैंने बनाया आपको। तो कह रहा है कि हर स्पिन में हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट है। और आपको बताना है कि ए बाई बी हमारा 1 से बड़ा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए बटा बी हमारा 1 से बड़ा होगा, ए बटा बी 1 से बड़ा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। यानी पहली बार जो नंबर आएगा दूसरी बार से बड़ा होगा। तो सोचो पहले में हमारा नंबर आ जाए 2, पहले में अगर हमारा नंबर 2 आ जाए तो दूसरे में हमें सिर्फ 1 चाहिए, ए बटा बी 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 तो चलेगा ही नहीं पहले पे। ए की वैल्यू हमारी अगर 3 आ जाए तो मुझे 3 2 चलेगा और 3 3 चलेगा, सॉरी 3 1 चलेगा। एक की वैल्यू हमारी 4 आ जाए तो मुझे 4 3 चलेगा, 4 2 चलेगा, 4 1 चलेगा। ए की वैल्यू हमारी 5 आ जाए तो मुझे 5 4 चल जाएगा, मुझे 5 3 चल जाएगा, मुझे 5 2 चल जाएगा, मुझे 5 1 चल जाएगा। अगर पहली वैल्यू 6 आ जाए तो मुझे 6 5 चल जाएंगे, 6 4 चल जाएंगे, 6 3 चल जाएंगे, 6 2 चल जाएंगे, 6 1 चल जाएंगे। बहुत सिंपल था इसको काउंट करना। 2 आएगा तो 1, 3 आएगा तो 2, 4 आएगा तो 3, 5 आएगा तो 4, 6 आएगा तो 5। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। 15 फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम 36 होंगे। 6 इंटू 6 36, बिकॉज 2 नंबर्स हैं तो दोनों के जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे आउटपुट के ए और बी के, कितने फ्रैक्शंस बना सकते हो आप ए बटा बी के, जितने भी संभावना है 6 एंड 6 36, 36 फ्रैक्शन बन सकते हैं। तो 15 बटे 36 मेरा आंसर हो गया। 3 बचे 15, 3 बरे हम 36, यानी 5/12, यानी आंसर है सी। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 83, बिल्कुल डाइस जैसा। यस, 9 स्टूडेंट सर्कुलर पाथ पे खड़े हैं, प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 हमेशा साथ में रहेंगे। सर्कुलर प्रोबेबिलिटी का सवाल है, सर्कुलर परमुटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, उसका यूज होगा यहाँ पर। 2 कह रहा है एक साथ रहेंगे, ये आपकी फेवरेबल आउटकम है, 2 एक साथ रहेंगे। तो पहले ये निकाल लो कि 9 को टोटल अरेंज करने के तरीके क्या है। तो और इनको बिठाना है सर्कुलर पाथ पे, तो पलट नहीं सकते। तो आपको याद होगा कि सर्कुलर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला था कि अगर n होंगे तो n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होते हैं, अगर पलटा नहीं जा सकता है तो n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो यहां नीचे जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 स्टूडेंट है तो 8 फैक्टोरियल आया। अब मजेदार बात देखो क्या होती है यहां पर, कि अगर मुझे 2 को एक साथ रखना है, मान लिया मुझे a और b को हमेशा एक साथ रखना है, तो मैं a और 2 को एक साथ पहले बांध देता हूं। अगर मैंने ए और 2 को एक साथ बांध दिया, 9 लोग थे, 9 में से 2 को एक साथ ही बांध दिया, तो विल दे बिहेव लाइक वन? लेट्स से बिहेव कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह, केवल पी ऑब्जेक्ट। बाकी मेरे पास सी है, डी है, ई है, 3 2 5 6, 3 2 5 6, एफ कर दो, जी कर दो, यहाँ एच कर दो, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 कर दो, 9 हो गए। तो अब अगर ऐसा कर दो कि इन दोनों को एक साथ ही रखना है मुझे, तो एक तरह से ऐसा बिहेवियर होगा कि ये यहां नहीं जा सकता है। तो ये बिहेव करेंगे जैसे 8 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट करना है मुझे। 8 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट फैक्टोरियल 7 तरीके से होगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि ये आपस में ए और बी अरेंज हो सकते हैं। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। तो कोई भी अरेंजमेंट आप ऐसा बनाओ जिसमें ए बी एक साथ में है, और वो अरेंजमेंट आप लिखो, तो उसको उल्टा करने से, बी ए करने से दूसरा अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करना है। तो ये मेरा आंसर है। तो ये बनेगा 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, कट जाएगा नीचे से, क्योंकि ये 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बनेगा। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कटेगा ये, तो 1/4 आपका आंसर है। आंसर है ए। ये अच्छा सवाल है, इसको आप स्टार मार्क करके कई बार रिवाइज कर लेना।
कहां बंदा बच गया? कोई नहीं बचा, बचा थोड़े ना। बचा नहीं, हमने दो को एक साथ कर दिया क्योंकि कह रहा है टू ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर, हमेशा साथ में। तो मैंने उनको बांध दिया है क्योंकि भैया हम इनको कहीं और नहीं भेज सकते। जब उनको बांध दोगे दे विल बिहेव लाइक वन ऑब्जेक्ट फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन। उनको हम उनकी जोड़ी नहीं तोड़ सकते, उनको बांध दिया एक साथ तो एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। इसलिए हमने कहा फैक्टोरियल 7। जब 9 होते हैं तो 8 फैक्टोरियल होता है सर्कुलर में, अगर 8 हो गए तो 7 फैक्टोरियल हो गया। फिर मैं कह रहा हूं कि जो अंदर दोनों एक साथ हैं वो एक साथ दो तरीके से हो सकते हैं, ए बी और बी ए। तो हर जो सर्कुलर परम्यूटेशन तुम बनाओगे इन फैक्टोरियल 7 में, उसमें ए बी की जगह बी ए लिखने से नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। ए बी की जगह बी ए लिखे नया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 7, इसलिए ये आंसर हो गया आपका। 84 सवाल करा, एक बॉक्स में 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स को हमने रैंडमली ड्रॉ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों अलग अलग रंग के होंगे? जरा करो ये सवाल। वी वांट बोथ ऑफ देम टू बी डिफरेंट कलर। दो बॉल्स को आप रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि दोनों अलग अलग कलर के हो। सिक्स C1 इंटू 7C1 दोनों में से चुन लो, बटे 13C2। दो बॉल को चुनने के टोटल तरीके हो गए 13C2, और मैं एक व्हाइट चुन लूं और एक ब्लैक चुन लूं तो दोनों अलग अलग कलर के होंगे। तो 6 इंटू 7 बटे 13 इंटू 12, 6 दूनी 12 हो गया। क्या वैल्यू आई? 7 बटे 26। यस, बट एक गलत है, आंसर होगा 7 बटे 13। क्यों? क्योंकि यहां नीचे 2 भी तो आएगा भाई। 6 इंटू 7, 13 इंटू 12 बटे 2 इंटू 1 भी तो लिखोगे। ये कोई C2 तो था नहीं कि नहीं लिखा। तो ये 2 जो होगा आपका, ये 2 से कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी अल्टीमेटली 13 बचेगी। 7 बटे 13 आंसर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। 2 लेटर्स हमने सिलेक्ट किए हैं तेंदुलकर में से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों वॉवेल्स हों? तेंदुलकर में कितने वॉवेल्स हैं? ई, यू, ए, 3 वॉवेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल वर्ड्स हैं। 2 लेटर चुनने हैं। 2 लेटर अगर इनमें से चुन लो तो वॉवेल्स, और 9 में से कुल 2 वर्ड्स चुनने के तरीके 9C2। 3 इंटू 2 बटे 9 इंटू 8, 3 तरीका 9, 2 चौके 8, 1 बटा 12, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो सवाल देते हैं। एक कार्ड हमने रैंडमली ड्रॉ किया है पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड में से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक फेस कार्ड मिलेगा? करो जरा, 30 सेकंड में तुम लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। फेस कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ से? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? 4 फेस कार्ड होते हैं टोटल, या 12 होते हैं? 12 होते हैं। जैक, किंग, क्वीन, 3 इंटू 4 12। तो 12 अपॉन 52 इज 3 चौके 12, 4 तियां 12, 4 तिरियां 52, 3 अपॉन 13। आप डायरेक्टली 3/13 लिख सकते थे, 4/13 नहीं, 3/13। कैसे भाई? एक सूट जैसा होता है वैसा ही सारे सूट्स होते हैं। मतलब अगर मैं चीड़ी देख लूं, बस खाली पान देख लूं, कुछ भी एक देख लो, उसमें 13 कार्ड जैसे होते हैं वैसे बाकी चारों में भी होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तुम इसमें से निकाल लो, काम बन जाएगी। 3/13, 13 में 3 फेस कार्ड होते हैं। हर 13 में 3 है, हर 13 में 3 है, हर 13 में 3 है, तो ये रेशियो थोड़ा बदल जाएगा, तो यही रहेगा ना, 3/13 इज आंसर। 87 कह रहा है, एक कॉइन को टॉस करेंगे 3 बार, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें कम से कम एक हेड मिले? कम से कम एक हेड का मतलब होता है कोई भी हेड ना मिले, अगर घटा दो एक में से तो आंसर आ जाएगा। तो 1 - 1/8, 7/8। मैंने कहा एक माइनस कोई भी हेड ना मिले, तीनों टेल मिले, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2,
1/8 प्रोबेबिलिटी है कि सारे टेल्स हो, एक में से घटाया 7/8 प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक हेड कम से कम मिलेगा। फर्स्ट, एक डाइस हमने थ्रो किया है 2 बार और जो सम है अपीयर हो रहा है वो 10 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 5 कम से कम एक बार आया है? सम 10 है, इसमें नंबर 5 कम से कम एक बार आया हो, इसकी क्या संभावना है? सम 10 कैसे कैसे आ सकता है, लिखो। आप कहोगे 6 4 से आ सकता है, 4 6 से आ सकता है और 5 5 से आ सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। अब ये सवाल जो है ना बेटा, इसको समझना, ऐसे मत बोल देना कि 2 नंबर हैं तो हमारे यहाँ 36 टोटल पॉसिबिलिटी है। नहीं, इस सवाल को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन पहले दी हुई है कि हमें सम 10 ही लाना है। 10 ही सम लाने पे जो हमारा सैंपल स्पेस है वो 3 का है खाली, और जो हमारी इवेंट है वो 1 है। 1/3 इज माई आंसर। 36 नीचे नहीं आएगा यहां पर, नहीं। सैंपल स्पेस एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशन है। डाइस थ्रो किया गया और सम 10 है, इस पे सैंपल स्पेस बनाओ, 3 ही बनेगा। ठीक है, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका सैंपल स्पेस ध्यान से लिखना होता है। तो 1 पे 5 आएगा तो नेचुरली 5 1 पे आएगा, दूसरे पे भी आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है और टोटल 3 है, तो 1/3 हो गई वैल्यू। 89th क्वेश्चन देखिए, किंग्स और क्वींस ब्लैक कलर की हमने बाहर निकाल दी है 52 में से। एक कार्ड हमने ड्रॉ किया रिमेनिंग में से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्पेड कार्ड होगा? स्पेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। किंग क्वीन बाहर निकाला आपने, कितने निकल जाएंगे? 8। कितने बचे? 44। क्या आंसर आएगा? 44 बचेंगे? आपको सिर्फ ब्लैक निकाला है सर, 48 बचेंगे। लाल थोड़ा निकाला है, 4 निकलेंगे, 48 बचा नीचे, तो नीचे 48 हो गया। अब ब्लैक अगर तुमने निकाल दिया तो स्पेड के 12 कार्ड हैं बस, या 11 कार्ड हैं, 11 कार्ड हैं स्पेड के, क्योंकि किंग क्वीन स्पेड का भी निकल गया, तो 13 में से 11 बचे हुकुम के। तो प्रोबेबिलिटी है कि अब अगर आप 48 में से कोई एक कार्ड निकालो तो वो स्पेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 11/48। सी ऑप्शन, 11/48। 90वां सवाल देखिए, 2 इंटीजर्स हैं, उनको हमने सेलेक्ट किया है रैंडमली पहले 11 नेचुरल नंबर्स में से। अगर सम इवन है तो बताना है प्रोबेबिलिटी दोनों की ऑड होगी, ये क्या है? तो 11 नेचुरल नंबर लिए हमने फर्स्ट, 11 मतलब 1 से 11 लिए। 1 से 11 में आपके 6 ऑड नंबर्स होते हैं और 5 इवन नंबर्स होते हैं। पहला ऑड है, दूसरा ऑड है, तो लास्ट ऑड है, तो 6 ऑड हो गए, 5 इवन हो गए। सम इवन है, दोनों ऑड होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सम इवन होंगे, इसका सैंपल स्पेस सोचो आप। 2 लेना है, सम को इवन रखना है, तो सैंपल स्पेस जो बनेगा, सम इवन कब कब आ सकता है? जब दोनों ऑड ले लूं या दोनों इवन ले लूं। दोनों ऑड ले लूं या दोनों इवन ले लूं, या मतलब जुड़ गया, दोनों इवन दोनों ऑड, इस पे हमारा सैंपल स्पेस इवन आएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है और इवन प्लस इवन भी इवन होता है। तो टोटल सैंपल स्पेस जो बनेगा आपका, वो बनेगा 6 पंचे 30/2 प्लस 5 चौके 20/2, 15 + 10 25, ये आपका सैंपल स्पेस हुआ। जो इवेंट हम चाहते हैं अकर हो, वो क्या है कि दोनों नंबर ऑड हों। दोनों नंबर ऑड से मुझे इवन नंबर चाहिए सम, तो 6c2 यानी 15। तो मेरा जो आंसर है वो है 15/25। 5 × 15 = 25, आंसर है बी। 55 कौन ला रहा है? 55 कहाँ उत्तर दिया हुआ था? 5/11 कहाँ से ले आए तुम यार? क्या किया तुमने? ऐसे कर दिया क्या? नीचे 5 ऊपर 11, 5 ऊपर और नीचे 11 नहीं, ये एक नंबर थोड़ा सेलेक्ट करना है, 2 नंबर सेलेक्ट करना है। एक नंबर थोड़ा सेलेक्ट कर रहे हो कि 5/11 कर दोगे। यू आर सेलेक्टिंग 2 नंबर्स। सैंपल स्पेस भी 2 के हिसाब से बनेगा, फेवरेबल आउटकम भी 2 के हिसाब से ही बनेगा। 91 क्वेश्चन देखिए, 5 सेल्समैन है ABCDE एक कंपनी में, वो कंसीडर करते हैं 3 मेंबर की ट्रेड डेलीगेशन बनानी है जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस पे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए को हम सेलेक्ट करेंगे? ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए को सिलेक्ट करना ही करना है। तो
पहले तो आप देखो 5 में से 3 को चुनने की प्रोबेबिलिटी 5C3 होगी, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के। और अगर ए को हमने सेलेक्ट कर ही लिया है तो फिर मुझे बाकी 4 में से 2 को चुनना है, 4C2। तो फेवरेबल आउटकम ये है, टोटल आउटकम ये है, इसकी वैल्यू चाहिए 4C2। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ 3 अगर होता है तो ये 5C2 के बराबर ही होगा। NCR इज NCN-R, ऐसे लिख लो। अब वैल्यू तुम्हारी होगी 4×3/5×4, ये कट जाएगा 3/5, ये ऑप्शन। डी कैसे आया? कुछ भी करते हो तुम लोग, 1/5 है। सही से काउंट करना सीखो। मैं कह रहा हूं कि पहले तो 5 में से 3 चुनने के तरीके 5C3 हुए, जो अल्टीमेटली आपका 5C2 के ही बराबर होगा। दूसरा, जब ए को चुन ही लिया है हमने तो ए को हटा दो, बाकी 4 में से 2 और चुनना है, 3 लोग चाहिए ना टोटल। तो 4C2 हमारे फेवरेबल आउटकम हुए, जिसमें ए है। तो 4C2/5C2 हमारा आंसर हो गया। एक लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, उसको हमने रैंडमली चुना है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वॉवेल होगा? 5 वॉवेल होते हैं, तुम्हें पता है 26 में से, तो 5/26, ए ऑप्शन, ठीक है। 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU, 26 में से 26, 5/26। 93, एक बॉक्स में 2 ब्लैक, 6 ग्रीन, 4 येलो बॉल्स हैं। 2 बॉल हमने पिक किया है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ग्रीन कलर की होंगी? आप कहोगे 6C2, सारे ग्रीन चुन लो, और टोटल 6 2 8 4 12 बॉल है, तो 12C2, ठीक है, ये मेरा आंसर है, which is 6×5/12×11। 6 दूनी 12 हो गया, 5/22, आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, एक अर्न है, उसमें 10 ब्लैक 5 व्हाइट बॉल हैं, 2 बॉल्स हमने निकाले हैं, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। वन आफ्टर द अदर निकाल रहे हो, एक साथ निकाल लो, कोई फर्क नहीं होता है। क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों ब्लैक हैं? 10C2 से दोनों ब्लैक बनेंगे, और 15C2, टोटल 15 बॉल है, उसमें 2 निकाल लिया, टोटल सैंपल स्पेस है 10×9/15×14, 90, सॉरी काट पीट लेते हैं ऐसे ही, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 5×2 = 10, 2×7 = 14, 3/7, बी ऑप्शन, ठीक है। 3/7। जब आप रिप्लेस नहीं करते हो और 2 बॉल निकालते हो तो आप एक साथ निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। हाँ, दैट इज सेम थिंग। ये मैंने एक दिन कार्ड वाले एग्जांपल में समझाया भी था, किसी ने पूछा था। 95th क्वेश्चन, एक बॉक्स में 2 ब्लैक, 6 ग्रीन, 4 येलो बॉल्स हैं, 2 बॉल्स को हमने रैंडमली पिक किया है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों ग्रीन है? 6C2, 4 6 2 8 4 12, 12C2, ठीक है। लगा उत्तर, 6×5/12×11, 5/22, डी, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। अगला सवाल देखते हैं। एक बॉल में 2 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू बॉल्स हैं, 2 बॉल्स को हमने रैंडमली निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी बॉल उसमें से ब्लू नहीं है? नन ऑफ देम आर ब्लू। तो अगर कोई भी बॉल हमें ब्लू नहीं चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए? इनमें से चुनना है, 5 में से 5C2, ये मत चलो, ब्लू चुनो ही मत। तो 5C2/3 2 5 2 7, 7C2, 7C2 सैंपल स्पेस है, तो 5×4/7×6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 3 21, 10/21, ए ऑप्शन, ठीक है। 97, a dice is cast twice and the sum of the appearing numbers is 10, then the probability that the number 5 has appeared at least once. सम 10 है, सम 10 होगा तो आपको बता चुके हैं 6 4 4 6 और 5 5, यही 3 संभावना है। सेम सवाल हो गया ना, 1/3 अभी किया था, तो रिपीटेड सवाल है। तो ए बैग कंटेन्स बॉल नंबर्स फ्रॉम 1 to 3 से 20, एक बॉल हमने ड्रॉ किया है बैग से रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द बॉल इज डिविजिबल बाय 3 और 5? 3 या 5 से डिविजिबल है हमारा नंबर, 3 या 5। तो आप कहोगे 3 बनेगा, 6 बनेगा, 9 बनेगा, 12 बनेगा, 15 बनेगा, 18 बनेगा, और 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं 5 10 15 है, तुमने लिख रखा है, दोबारा नहीं लिखो, 20। तो ये नंबर हो गए हमारे कितने? 6, और ये नंबर हो गए 3 9,
तो 20 में से 9 नंबर ऐसे हैं जो 5 या फिर 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 20 में से 9 नंबर ऐसे हैं। 99 एक बॉक्स है, उसमें 6 वाइट 2 ब्लैक 3 रेड बॉल्स हैं। अगर हम एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाइट नहीं होगा? प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी वाइट। वाइट नहीं है तो हमें इन दोनों में से चाहिए और एक बॉल चाहिए, तो 5 बटे 6 2 8 3 11 सी 5/11 इज आंसर। 100th क्वेश्चन देखिए, एक बैग में हमारे कार्ड हैं 33 से 92 नंबर है। एक कार्ड हमने बैग से निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर का होगा? तो 33 से 92 में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये हमें खोजने हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा इसके बीच में, और 9 का स्क्वायर 81 आएगा इसके बीच में। तो 6 7 8 9 ये वो नंबर्स हैं, अगर हमें मिले इनके स्क्वायर्स, ओके, 4 परफेक्ट स्क्वायर्स हमें मिल रहे हैं एक तरह से। तो 4 नंबर्स हमारे काम के हो गए, इनके स्क्वायर्स। एंड कितने नंबर्स हैं? 92 और 33 स्क्वायर घटाओगे 60 नंबर्स हैं आपके। देयर 60 नंबर्स। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 इतने नंबर्स होते हैं। 92 माइनस 33 प्लस 1 60 नंबर्स है। तो ये वैल्यू आपकी 1/15 के बराबर है, 1/15। सी ऑप्शन, बी नहीं सी। 4/59 कैसे लाए आप लोग? 59 नंबर्स नहीं है बेटा, ये गलती ना करो। अच्छा, तुमने सीधे इसको घटा दिया और कहा 59 नंबर है। नहीं, देखो 1 और 2 जब 2 नंबर्स होते हैं तो 2 माइनस 1 करने से 1 आता है। तो जब कंजिक्यूटिव नंबर्स में आप 2 नंबरों को घटाते हो तो जो संख्या मिलती है वो एक कम मिलती है। जैसे 1 2 3 मान लिया 3 नंबर्स हैं, लास्ट में से तुमने पहले नंबर को घटाया तो 2 ही मिला ना, जबकि नंबर कितने 3 है। तुमने लिखा 4 5 6, 6 में 4 घटाया 2 ही आया, लेकिन नंबर 3 है। तो जब आप कंजिक्यूटिव नंबर्स में लास्ट में से पहला नंबर घटाते हो तो जो संख्या मिलती है उसमें एक जोड़ने पर मिलता है कि कितने नंबर होते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, इसलिए 4/60 लिखना है, 59 नहीं। यहाँ इसलिए दिया हुआ कि गलती करो तुम ठीक है, बट ऐसा करोगे नहीं तुम ना। चलो 101 102 करो, कुछ हो जाएंगे सारे सवाल। 101 का सवाल कह रहा है, 2 कार्ड हमने 52 में से निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड में से एक रेड और एक ब्लैक? एक रेड एक ब्लैक चाहिए हमको। 2 कार्ड निकाले, रेड और ब्लैक। 26C1 इंटू 26C1 रेड ब्लैक, और 52C2, ये आंसर है। 52 में से 2 सैंपल स्पेस हो गया, 26 रेड में से एक निकाले, 26 में से इसमें निकाले, तो ये हो गया 26 इंटू 26 बटे 52 इंटू 51 बटे 2। 26 दूना 52, 2 से काटोगे 26 बनेगा, कट गया, वैल्यू आ गई अल्टीमेटली 26/51। डी ऑप्शन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, 101। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, एक बैग में 1 2 3 से लेकर 30 तक के नंबर हैं। एक बॉल को हमने ड्रॉ किया है बैग से रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर उस बॉल पे 4 या 6 से डिवाइड होगा? निकालो जरा। तो आपका सवाल है 4 या 6 से डिवाइड होना नंबर, 30 तक जाना है। 4 से डिवाइड होने वाले 7 नंबर्स होंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड होने वाले 5 नंबर्स होंगे। कॉमन कितने होंगे? 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 2 नंबर्स कॉमन होंगे, तो नेट नंबर्स आएंगे 10 बटे 30, 1/3। बात समझो मेरी? 7 नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, 5 नंबर होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। वो 30 को डिवाइड करके निकल जाएगा। 30/4 कर लो, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 मल्टीपल, 30 को डिवाइड कर लो, आ जाएगा। अब 2 नंबर जो है जो 12 और 24 हैं, ये दोनों के मल्टीपल हैं, तो ये 2 2 बार काउंट हो गए, यहाँ भी, इसलिए 2 घटा लो, 7 5 12 माइनस 2 10। ये कुल मिला के ऐसा वेन डायग्राम है कि ये मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 6 और दोनों के मल्टीपल। तो यहाँ 2 नंबर हैं जो दोनों के मल्टीपल हैं, इसका टोटल 7 है, इसका टोटल 5 है, तो नेट नंबर्स आपके 10 है। यहाँ 10 लिखा और 30 में से कोई एक नंबर ड्रॉ किया, तो 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई।
बस खत्म। तो हमने कुल मिला के आप देखोगे तो वी डिड अराउंड 107 सवाल हमने किए, और आपको मैंने परमुटेशन भी पढ़ाया इसमें, और आई थिंक अगर आप इतना प्रोबेबिलिटी कर लो जितना मैंने पढ़ाया आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो लिटिल बिट परमुटेशन एंड दिस मच प्रोबेबिलिटी विल बी एनफ फॉर यू। मॉक्स में कुछ सवाल आते हैं जो बहुत ही फर्जी होते हैं, है ना, मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं ठीक है, तो उनसे मत घबराओ, बट अदरवाइज अगर हम कहें तो सेंसिबल तरीके से इतना अगर आप कर लेते हो देन इट्स गुड एनफ फॉर यू टू क्रैक योर एग्जाम। ओके, प्रोबेबिलिटी में आपका ये बहुत बढ़िया खड़ा कर देगा आपका बेस। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर हो गया? तो अब मैं एक बात बोलता हूँ, अब बचता है यार मेरा वादा जो है आपसे, वो था स्टैटिस्टिक्स का भी, ये वादा था आपसे, इसको भी पूरा करेंगे कल। 2:36, आज तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास अभी। मैं स्टैट्स के लिए कल टाइम निकालता हूँ, ठीक है, कल। तो एक बार आप एक काम करना, मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना, मतलब कल ऐसा नहीं कि सुबह सुबह क्लास होगी, ठीक है, 10 से 12 तो मेरी पेड क्लास ही है, फिर 4 बजे भी एक क्लास शेड्यूल्ड है। लेट मी फिगर आउट द शेड्यूल, बट आई ट्राई कि कल स्टार्ट्स का कुछ तो करें, तो कल हम करेंगे इसकी क्लास। ओके, कल करेंगे शेड्यूल। एक बार आप थोड़ा सोचने दो मुझे। हाँ, 10 से 12 कल अर्जुना लक्ष्य होगी, 6 से 8 अर्जुना है, बट आई विल फाइंड ए टाइम, स्टैटिस्टिक्स भी करते हैं, बिकॉज आई थिंक उसमें मुझे 3 घंटे चाहिए होंगे लगभग खत्म करने के लिए, 3 आवर्स। तो इधर वी कैन प्लान 2 क्लासेस ऑफ 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, और निपट जाएगा, 3 घंटे में हो जाना चाहिए स्टार्ट्स। ठीक है, सो लेट्स डू इट, लेट्स टारगेट टुमारो। एक बार मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना, और टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट करा दूंगा, सो दैट आपको पता चल जाए क्लास कब हो रही है। कल करते हैं स्टार्ट्स, कल करते हैं, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आशा करता हूँ प्रोबेबिलिटी समझ में भी आई होगी, मजा भी आया होगा, और ऐसे ही स्टार्ट्स भी सिखा देता हूँ आपको कि आपको मजा आए और आपको एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।